हाँ, तो स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव्स के एपिसोड नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग देखेंगे। तो 11 में है कि निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल द्वारा, केवल अवतल द्वारा, केवल उत्तल द्वारा या तीनों के द्वारा? तो तीनों के द्वारा। आप देखते हैं कि ये उत्तल दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण जो है, यहाँ इसका पोल, यहाँ इसका फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उत्तल लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली किरण, समानांतर जाने वाली किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? तो फोकस से। और सी से जाने वाली किरण सी से ही जाती हुई प्रतीत होगी। तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो ये क्या बना? काल्पनिक प्रतिबिंब का पहचान क्या है? कि वह वस्तु से हमेशा छोटा होगा और सीधा होगा। तो यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बना और क्या बना? हमेशा छोटा बना। और अगर प्लेन मिरर की बात करें तो अगर प्लेन मिरर के सामने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण जा रही है वो उसी दिशा में लौटेगी। जब लौटने वाली किरण को यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि ये किरण कहीं इधर से आ रही है। यहाँ से जो जाने वाली किरणें हैं वो इधर लौटेंगी और यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ से जाने वाली किरणें ऐसे लौटेंगी और यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। और दर्पण से जितना दूरी पर आगे वस्तु होगा, दर्पण से ठीक उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। और काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा तो क्या आप चेहरा देखते हैं तो उल्टा दिखता है आपको, पैर ऊपर और सिर नीचे? तो ऐसा नहीं होता है। तो सीधा बनाया। वस्तु की अपेक्षा वस्तु का प्रतिबिंब क्या हुआ? सीधा हुआ। तो सीधा हुआ तो क्या हुआ? काल्पनिक हुआ। तो काल्पनिक हो गया और बराबर हो गया। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के बराबर हो गया। और यदि अवतल दर्पण की बात हम लोग करें तो कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सैलून मिरर। एक अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। तो उसका इमेज आप ऐसे बना सकते हैं। ये सी की दिशा में जाने वाली जो किरण है वो सी की दिशा में ही लौट आएगी और यहाँ से देखेंगे तो ये किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। और जितने कोण पे ये किरण जाएगी, आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण, तो इन किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तो ये यहाँ कटेंगी तो ये भी सीधा बना, वस्तु की अपेक्षा सीधा। तो इसको क्या कहेंगे? काल्पनिक बड़ा। इसे आप ऐसे भी बना सकते हो, PFC। समानांतर जाने वाली किरण फोकस से गुजरेगी और जितना कोण बना के किरण जाएगी उतना ही कोण पे गुजरेगी। तो ये ऐसे भी इमेज आप बना सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि उत्तल भी काल्पनिक बनाता है लेकिन वस्तु से छोटा, समतल भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है वस्तु के बराबर, और अवतल भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है लेकिन वो हमेशा क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। तो यहाँ बड़ा या छोटा की चर्चा नहीं हुई है। 11 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है कि निम्न में किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? कौन ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? और ऑप्शन दिया है उत्तल, अवतल, समतल, तीनों। तो चौथा ऑप्शन होगा तीनों के द्वारा। और वही क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा भी बनना चाहिए और काल्पनिक भी बनना चाहिए। तो किस में?
तो सिर्फ अवतल में ऐसा होता है। ठीक है, काल्पनिक भी बनेगा और बड़ा भी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती हैं। The ray starting from point source of light are to be parallel to principal axis after reflection through mirror। तो इसके कहने का सेंस क्या है, यानी कौन ऐसा दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश स्रोत रखेंगे तो उससे परावर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें जो हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ऐसा दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कोई प्रकाश स्रोत रखें, इसके फोकस पर कोई प्रकाश स्रोत रखें तो यहाँ से जो जाने वाली किरणें हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं, वो इस अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद समानांतर लौट जाती हैं। और इसी गुण के प्रयोग के कारण गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। या आप जो टॉर्च रखते हैं उसका भी आप फोकस जब सीधा बनाते हैं तो उसका फोकस सीधा कब होता है, जब इस दर्पण के फोकस पर आप अपने बल्ब को, टॉर्च के बल्ब को जब दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो किरणें समानांतर हो जाती हैं। तो इसका उपयोग हेडलाइट के रूप में किया जाता है, या चिकित्सक जो है वो टॉर्च के रूप में दांत वगैरह, कान वगैरह देखने के लिए। और 14 नंबर प्रश्न है, एक पिन छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कितना नंबर है, 14 नंबर। कह रहा है कि पिन छिद्र कैमरा यानी किस सिद्धांत पे काम करता है, पिन छिद्र कैमरा। ठीक है, तो ये लीनियर, ये काम करता है लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पर, यानी प्रकाश के रेखीय संचरण पर। यह किस पर कार्य करता है, प्रकाश के रेखीय संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और फिर 15 नंबर क्वेश्चन, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। The ray of light bends when passes through one to another media. That means from different media, एक दूसरे से अलग अपवर्तनांक वाले, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडिया में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। इसको अपवर्तन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के पहले एपिसोड में भी आप देख सकते हैं, अपवर्तन और परावर्तन की चर्चा हुई है। जब भी प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाए और उसके अपवर्तनांक में अंतर आता है तो प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं। विरल से सघन में जाने पर अविलंब की ओर मुड़ती हैं और सघन से विरल में जाने पर अविलंब से दूर भागती हैं, तो इसे अपवर्तन कहते हैं। और फिर एक 16 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात की किसी पदार्थिक माध्यम में चलती है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलक्षणी गुण नहीं बदलता है। एक वर्णीय प्रकाश हो या कोई वर्णीय प्रकाश हो, कह रहा है कि जब प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में चलता है, यानी प्रकाश में लाइट मूव्स फ्रॉम वैक्यूम टू ए ट्रांसपेरेंट मीडिया, माने जब वो निर्वात से किसी पदार्थ वाले माध्यम जैसे ग्लास में, कांच में चलता है, या जल में, या केरोसिन में, या बेंजीन में चल रहा है, तो जब प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलक्षणिक गुण नहीं बदलता, तो उसका कौन सा कैरेक्टर नहीं बदलता। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग बराबर होता है तरंग दैर्घ्य, पहले लिख देते हैं आवृत्ति। क्या लिख देते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है, यानी
वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी फ्रीक्वेंसी और इनटू वेव लेंथ। तो ये फ्रीक्वेंसी है क्या, यानी इसको डिनोट करते हैं C = F लैम्डा, वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, F इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में जो घटना जितनी बार दोहराई जाए उसको आवृत्ति कहते हैं। जैसे कोई पंखा एक सेकेंड में 10 चक्कर लगा रहा है, हर एक सेकेंड में 10 चक्कर, तो उसकी आवृत्ति क्या हो गई, 10 हर्ट्ज हो गई। कोई पंखा एक सेकेंड में 100 चक्कर लगा रहा है तो उसकी आवृत्ति क्या हो गई, 100 हर्ट्ज हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। और अगर कोई पंखा एक चक्कर लगाने में 5 सेकेंड टाइम ले रहा है और कोई पंखा मात्र एक चक्कर लगाने में 5 सेकेंड का टाइम ले रहा है तो उसकी आवृत्ति क्या हो गई, तो उसकी आवृत्ति 1/5 हर्ट्ज हो गई। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड। तो प्रकाश जो है अगर एक सेकेंड में 3 कदम चलता है, किस में, वायु में, तो वो जल में भी 3 कदम ही चलेगा, वो कांच में भी 3 कदम ही चलेगा, वो हीरा में भी 3 कदम ही चलेगा एक सेकेंड में। तो एक सेकेंड में मतलब प्रकाश की फ्रीक्वेंसी जो निर्वात में होती है वही वायु में, वही किसी भी पदार्थिक माध्यम में होती है, यानी उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। चेंज होता क्या है, तो उसके कदम की लंबाई, लेंथ ऑफ स्टेप, यानी उसका तरंग धैर्य। जब किसी सघन माध्यम में चलता है तो उसका तरंग धैर्य घटने लगता है। जैसे हवा में बड़े कदम से चला एक सेकेंड में 3 कदम, जल में उससे छोटे कदम से चलेगा एक सेकेंड में 3 कदम, कांच में उससे छोटे कदम में चलेगा एक सेकेंड में 3 कदम, और डायमंड में उससे छोटे कदम में चलेगा एक सेकेंड में 3 कदम, यानी चलेगा हमेशा एक सेकेंड में 3 कदम, यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। और माध्यम की सघनता बढ़ने से, यानी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने से जो लैम्डा का मान घटेगा। तो अगर f को हम कांस्टेंट मान लें तो ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, C = K लैम्डा, और K को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर का चिन्ह जो है वो समानुपाती में चेंज हो जाएगा। यानी ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ, यानी प्रकाश का जो वेग है इसके तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। यानी सघन माध्यम में तरंग दैर्घ्य घटता है तो वेग भी घटता है, विरल माध्यम में तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है तो वेग भी ज़्यादा होता है। तो आपसे सवाल क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि एक वर्णी प्रकाश या कोई भी प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम या किसी पारदर्शी माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण नहीं बदलता, तो आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या क्या ऑप्शन दिया है, वेग, तो वेग बदल जाता है। निर्वात में प्रकाश चलता है 3 लाख किलोमीटर, वहीं जब जाएगा जल में तो 2.25 लाख किलोमीटर, वहीं कांच में तो 2 लाख किलोमीटर, तो वेग बदलता है माध्यम बदलने पर। तीव्रता भी बदलती है, माध्यम जब बदलेगा, जब ये सघन माध्यम से चलने, जितना ही सघन माध्यम से ये प्रकाश गुजरेगा इसके इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता में कमी आती जाएगी। और तरंग दैर्घ्य, तो आप जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य सीधे वेग से जुड़ा हुआ है, यानी तरंग दैर्घ्य घट रहा है, इसी कारण वेग घट रहा है सघन माध्यम होने पर। तो जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी भी माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है, उसकी तीव्रता बदल जाती है, उसका तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। नहीं बदलता है तो क्या, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अब 17 नंबर क्वेश्चन में देख लें कि वीडियो हो रहा है कि नहीं। चलो 17 नंबर क्वेश्चन में, यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो क्या होगा। तो क्रांति कोण के बारे में आप जानते हैं, आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब सघन से विरल माध्यम में चलती है
तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। तो जहां से प्रकाश चली वो माध्यम 1 यानी डेंसर, जहां गई वो माध्यम 2 यानी रेयर। तो हम लोग कस्नेल के नियम से क्या जानते हैं? साइन आई बाई साइन आर इजकल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो साइन आई के जगह पर क्या रखते हैं? सी, और आर के जगह पर 90, म्यू टू क्या हो गया? रेयर। जैसे अगर हवा मान लो तो हवा, और यहाँ मान लो जल, तो ये हो गया म्यू डब्ल्यू। सेकेंड हो गया एयर, तो ये साइन सी बाई 1, और हवा का अपवर्तनांक 1 और जल का अपवर्तनांक म्यू। तो क्या इक्वेशन मिला? साइन सी इजकल टू 1 बाई म्यू। ये क्रांतिक कोण का एक सूत्र मिल गया हम लोगों को, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला मिला। अब ये कह रहा है कि यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण, यानी नीचे क्या है? तो नीचे है कांच, ग्लास, और ऊपर है एयर, क्योंकि क्रांतिक कोण तभी बनेगा जब प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर मीडियम में चलेगी। यानी I बराबर C, तो R बराबर 90। तो यहाँ माध्यम 1 क्या होगा? डेंसर होगा, यानी क्या होगा? ग्लास होगा। और यहाँ माध्यम 2 क्या होगा? तो रेयर होगा, यानी क्या होगा? तो एयर होगा। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो, यानी C जो क्रांतिक कोण है, यहाँ जो तो यहाँ पर ये जो C होगा वो थीटा हो जाएगा, और इस तरह से। तो हम लोगों का ये जो इक्वेशन मिला था साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन, तो म्यू टू क्या होता है? तो रेयर मीडिया होता है, और म्यू वन क्या होता है? तो वो डेंसर मीडिया होता है। तो ये इसका अपना फॉर्म हुआ, उसी को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन सी के जगह पर, यहाँ साइन सी के जगह पर थीटा लिख दिए, और वहां रेयर मीडिया के जगह पर क्या हो गया? तो म्यू ए हो गया, और डेंसर मीडिया के जगह पर म्यू जी हो गया। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि आपका सवाल है कि यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा, यदि ये कांच हो ग्लास और ये वायु, इसका क्रांतिक कोण थीटा हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अब बताइए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका? तो कांच का। किसके सापेक्ष? तो वायु के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष होता है उसको नीचे रखते हैं। इसी के पहले एपिसोड में भी आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या? तो विथ रेस्पेक्ट टू एयर, हवा की अपेक्षा। तो हवा नीचे, तो ये क्या होगा? हवा नीचे होना चाहिए, तो ये उलट जाएगा। उल्टेगा तो क्या होगा? तो ये ऊपर चला जाएगा म्यू जी, और म्यू ए चलाएगा नीचे, तो ये 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो म्यू जी बाई म्यू ए क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन थीटा। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कोसेक थीटा, वही कोसेक थीटा इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे एक क्वेश्चन है कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण है। अब न्यूनतम विचलन कोण के लिए हम लोग क्या देखे हैं? हम लोग न्यूनतम विचलन प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण के लिए देख चुके हैं क्या? तो साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 इक्वल टू म्यू। तो जब प्रिज्म बहुत पतला होगा तो उसका अपवर्तक कोण ए भी
छोटा हो जाएगा, प्लस उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये विचलन कोण भी छोटा हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि साइन में एंगल जब बहुत छोटा हो जाए, यानी साइन थीटा में इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यदि थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा को लगभग थीटा मान सकते हैं। तो यहाँ जब प्रिज्म पतला हो जाएगा तो ए और थीटा दोनों का वैल्यू कम हो जाएगा, और बाई 2 होने पर ये एंगल और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ साइन के थीटा के रूप में ए प्लस डेल्टा बाई 2 जो काम कर रहा है वही बच जाएगा। तो यहाँ थीटा के रूप में हो जाएगा ए प्लस डेल्टा बाई 2, और ये हो जाएगा ए बाई 2 इक्वल टू म्यू, और 2 से 2 कैंसिल होकर के ये इक्वेशन बचेगा ए प्लस डेल्टा बाई ए इक्वल टू म्यू, और ये ए प्लस डेल्टा और ये इधर चला जाएगा म्यू ए, और उस तरह से डेल्टा इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू ए माइनस ए, और उस तरह से डेल्टा को ए को कॉमन करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, म्यू माइनस 1 बन जाएगा। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन जिसमें एक ही ऑप्शन सही है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये भी दे दिया है 1 माइनस म्यू भी दिया है, जो नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा, कॉमन करेंगे 1 माइनस म्यू होगा तो यहाँ माइनस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यानी म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्वेश्चन क्या था, तो कह रहा है कि एक पतला प्रिज्म है, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, तो म्यू का न्यूनतम विचलन कोण है, तो न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा, एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, एक माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। कोई बीम ऑफ लाइट, क्रिटिकल एंगल इज थीटा फॉर द बीम ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम मीडिया फर्स्ट टू सेकेंड। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। क्रिटिकल एंगल इज थीटा, क्रिटिकल एंगल यानी C इज थीटा फॉर द बीम ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम मीडिया फर्स्ट टू मीडिया सेकेंड। तो यहां से ये क्रांति कोण क्या है, तो ये क्रांति कोण C कितना है, तो थीटा है। तो ऑलरेडी यहाँ R बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। तो जहां से प्रकाश ने चलना शुरू किया वो μ1, और जहां गया वो क्या हुआ, μ2 हुआ। तो माध्यम 1 से माध्यम 2 यानी ये डेंसर और ये रियर है, 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, प्रकाश का वेग जो है वो माध्यम 1 में क्या है, तो भी है। तो माध्यम 2 में क्या होगा, तो हम मान लेते हैं माध्यम 2 में क्या हो जाएगा, भी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी वेग भी बराबर भी है, और यहाँ भी डैश बराबर क्या है ये मालूम नहीं है, ये पता करना है। तो क्रिटिकल एंगल से हम लोग क्या जानते हैं, साइन C इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो μ2 क्या हो गया, म्यू डेंसर हो गया, μ2 ही मान लेते हैं, और बाई ये क्या मान लेते हैं, μ1। तो ये तो होता है μ2 क्या होता है, ये पहला मीडियम क्या होता है, डेंसर, पहला मीडियम क्या होता है, डेंसर, और दूसरा रेयर। क्योंकि क्रांति कोण तभी बनेगा जब प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में जाएगी। तो ये हो गया साइन C, और म्यू बराबर तो अब जानते हैं C0 बाई Cm, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में। तो μ2 के लिए क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम 2 में प्रकाश का वेग।
अब μ1 के लिए निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, तो फिर ये हो गया साइन सी ऑफ C0/C2 और ये ऊपर चला जाएगा C1/C0, ये कैंसिल हो गया। तो साइन C = C1/C2, तो साइन C = C1 यानी V कह रहा है कि माध्यम 1 में जो वेग है वो V है, तो C1 माध्यम 1 का वेग यहाँ लिया गया है तो V है, और C2 क्या है तो V डैश है। इसी को पता करना है कि ये कितना है, तो इसको इधर ला देंगे तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, V/sin C हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, V डैश = V/sin C के जगह पर क्या दिया है, sin थीटा, तो इसको लिख सकते हैं V × 1/sin थीटा, तो V × cosec थीटा, यानी V cosec थीटा = V डैश, यही ऑप्शन दे दिया है क्या, तो V/sin थीटा, V डैश = V/sin थीटा। यानी इसमें क्वेश्चन था कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण थीटा है, तो क्रांतिक कोण थीटा होगा तो 90 हो जाएगा। तो माध्यम 1 में जब प्रकाश का वेग v है तो मीडिया सेकंड में क्या होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल साइन सी का डेफिनेशन लिया। साइन सी = क्या होता है आंसर, ये आपका कहां से आया है, इसके पहले हम अभी बताए हैं आपको कि साइन I/sin R = μ2/μ1 से आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु संचार निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। तो इसके पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन की चर्चा किए थे, उसमें सवाल था क्वेश्चन नंबर 8 कि पानी किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। वहीं पर इसका जवाब है कि प्रकाश तंतु संचार, यानी आपको क्या कह सकते हैं इसको, तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किस घटना पर आधारित है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। और अगला क्वेश्चन, मृग मरीचिका का क्या कारण क्या है, यानी डियर मिराज का, तो मृग मरीचिका का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। अब इस बुक से दूसरे चैप्टर के लिए हम लोग अगला जो है टॉपिक देखेंगे।